गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल फिजिक्स, जिसमें कि हमने ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला पॉइंट कंटिन्यू करते हुए ये हमारा थर्ड लेक्चर है, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड। ठीक है, और ये जो डाइवर्जेंस है ये हम निकालेंगे उन्हीं ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर सिस्टम्स में जो कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड की डेफिनेशन से कि डाइवर्जेंस ऑफ किसी भी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस क्या होता है। ठीक है, तो डाइवर्जेंस की जो डेफिनेशन है वो यही होती है कि यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है उससे हमने आपको डेफिनेशन लिख के बताई हुई है। तो देखिए, किसी भी अगर हम वेक्टर फील्ड की बात करें तो ऑब्वियस है कि हम वेक्टर फ्लक्स को भी वहां पर बताते हैं कि किसी भी कोई भी एनक्लोज्ड सरफेस हम ले रहे हैं जो कि एक वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर है। ठीक है, तो अगर उस क्लोज्ड सरफेस से पर यूनिट वॉल्यूम जो वेक्टर फ्लक्स निकलता है दैट इज इक्वल्स टू द डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड। ठीक है, वेक्टर फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम emerging out of the closed surface of a volume element situated in vector field is known as the divergence of the vector field। यानी कि अगर किसी भी वेक्टर फील्ड के अंदर कोई एक वॉल्यूम एलिमेंट स्थित है तो उसके किसी भी एक क्लोज्ड सरफेस से, किसी भी एक क्लोज्ड सरफेस से जो निकलने वाला वेक्टर फ्लक्स है पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड। अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई, हमने माना कि वॉल्यूम एलिमेंट है डी वी और उसके जो कि स्थित है वेक्टर फील्ड ए में। ठीक है, तो इसमें से जो फ्लक्स निकलेगा, फ्लक्स इमर्जिंग आउट फ्रॉम द क्लोज्ड सरफेस दैट इज इक्वल टू हो जाएगा ए डॉट डी एस के बराबर। ठीक है, क्लोज सरफेस, क्लोज इंटीग्रल हमने इस पे किया है। अब देखिए, जो डेफिनेशन है डाइवर्जेंस की वो क्या कहती है कि ये जो फ्लक्स है पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, तो डाइवर्जेंस की जो वैल्यू की जो मैथमेटिकल अगर हमें एक्सप्रेशन लिखना है दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट डीवी टेंस टू 0 1 बाय डीवी, जो निकलने वाला फ्लक्स है पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो हमारे पास फाई हमने अभी अभी इक्वेशन 1 से निकाला था ये वाला, तो दैट इज डिवाइडेड बाय डीवी इक्वल्स टू द डाइवर्जेंस ऑफ ए। और जैसा आपको दिखाई दे रहा है कि डाइवर्जेंस ऑफ ए जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो ये हो गई बात डेफिनेशन की। अब लेकिन हम किसी भी ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं कि उसको निकालना कैसे है। तो निकालने के लिए हमने एक क्लोज्ड सरफेस लेते हुए एक वॉल्यूम लिया है, क्योंकि हमें वॉल्यूम लेना है। तो देखिए, हमने एक यहां पर ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक क्यूब को मानते हुए, जिसमें कि उसकी 8 सरफेसेस हैं, जैसा आपको दिखाई दे रहा है, सॉरी 6 सरफेसेस हैं। 6 के आधार पर 2 U1 में होंगी, 2 U2 में, 2 U3 में। ठीक है, और इसमें हमने एक पॉइंट P इज इक्वल टू U1 U2 U3 के ऊपर, यानी कि ये जो वॉल्यूम एलिमेंट है ये कहां पर सिचुएटेड है, P पॉइंट पर स्थित है। ठीक है, तो यहां पर हमने एक पहले पॉइंट जिसका वॉल्यूम dv है, जिसको हमने ए पॉइंट पर सिचुएटेड यानी कि स्थापित किया है इन दी ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, अब हमने मान लिया कि कोई वेक्टर ए है। ठीक है, वेक्टर ए मतलब कि जो वेक्टर क्वांटिटी हम लेना चाहते हैं, जिसका कि हमें डाइवर्जेंस निकालना है, तो वो हमने क्वांटिटी जो है वेक्टर फील्ड है, वेक्टर जो जर्नल हमने एक लिया है एक तरीके से कि A इज इक्वल टू U1 U2 U3। ठीक है, U1 U2 U3 क्या है, इनके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स अलोंग दी
एक्सेस जो है U1 एक्सेस, U2 एक्सेस एंड U3 एक्सेस। तो इनमें कंपोनेंट जो हम लेते हैं वो लेते हैं A1, A2 एंड A3 एंड E1, E2, E3 आर दी यूनिट वेक्टर अलोंग दी U1, U2, U3। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब हम यहां पर देखिए कि अब फ्लक्स की बात करते हैं कि फ्लक्स जो हमारे पास है कि हमने कहा कि P पॉइंट पर उस क्वांटिटी की वैल्यू है A। तो ऑब्वियस है कि यदि हम यहां से इस पॉइंट से अगर हम इन सरफेसेस पर जाएंगे तो वेक्टर क्वांटिटी में चेंज होगा या फ्लक्स में चेंज होगा। ठीक है, तो फ्लक्स में चेंज हमें देखना है तो वो देखने के लिए हम शुरुआत करते हैं इस वाले ए बी सी डी ए वाले इस सरफेस की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर इस सरफेस का जो एरिया है दैट इज इक्वल टू H2, H3, DU2 एंड DU3। ठीक है, ये इसका एरिया है जो कि ओरिजिन से H1 DU1 दूरी पर है, लेकिन P पॉइंट जो कि उसके मिड में था, इसका मतलब कि वहां पर तो इसकी क्वांटिटी क्या थी, A1 थी, लेकिन अगर हम यहां पर जाएंगे तो इनकी दूरी कितनी हो जाएगी इस सरफेस की, H1 DU1/2 फ्रॉम द पॉइंट P। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा हमारे पास, H1 उसकी वैल्यू कंपोनेंट है, साथ में एरिया क्योंकि A.ds था, इसके बाद चेंज। अब चेंज कितना होगा कि यहां पर देखिए जो ब्रैकेट में हमने लिखा हुआ है दैट इज द चेंज। ठीक है, डेल होल वैल्यू ऑफ द फ्लक्स अपॉन द H1 डेल U1 जो कि दूरी है उसकी, और साथ में ही हमने H1 डेल U1/2 हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कि हम सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है phi1 की। अब जैसे हमने इस सरफेस को लिया है इसी तरीके से अगर हम इसके जस्ट अपोजिट वाली यानी कि OEFGO वाली सरफेस को देखते हैं जिसका सेम सरफेस एरिया है। ठीक है, सरफेस एरिया वही सेम रहेगा H2, H3, DU2, DU3 है ना, लेकिन इसकी जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी माइनस में। जैसे कि अगर हमने ये मिड पॉइंट लिया था, अगर ये आगे प्लस में थी तो ऑब्वियसली ये माइनस में होगी। ठीक है, तो यहां से हमारे पास सीधे phi1 डैश हमने डैश लगा करके दूसरी सरफेस को दिखाया है, तो इन दोनों में चेंजेस होगा सिर्फ माइनस का। ठीक है ना, यहां पर प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगा, इसके अलावा और कोई चेंज ही नहीं है। तो यहां देखिए कि एक सरफेस पर फ्लक्स इतना है, दूसरे पर इतना है, तो ऑब्वियस है कि जो हमारे पास नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द अपोजिट सरफेसेस ABCD एंड OEFGO, तो इनसे कितना हो जाएगा, हम इसको सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारे पास जो है कि अलोंग दी वन डायरेक्शन यानी कि U1 डायरेक्शन में जो हमने लिया है उसमें फ्लक्स में चेंज कितना होगा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 4 को आपको जो सिमेट्री है वो ध्यान रखनी है। इसी के आधार पर हमने सिमिलरली अगर हम निकालना चाहें दो सरफेसेस यानी कि अब हम U2 के लिए बात करें तो U2 कर्व के लिए हमारे पास हो जाएगा phi2 माइनस phi2 डैश, और इसी की जो सिमिलरिटी थी, देखिए पीछे की क्वांटिटी सेम थी तो सेम हमने रखा है। अब देखिए ऊपर वाले में जो चेंज था, जैसे मैं आपको पिछले वाले में भी बताऊं तो इसमें चेंज क्या था कि U1 नीचे था तो A1 एंड द स्केलर फैक्टर्स आर द अदर H2, H3। तो इसी तरीके से अब हमें लिखना जो है सिमिलरली कि U2 है तो A2, H3, H1, और जो U3 कर्व है उसके अलोंग जो हमारे पास दो सरफेसेस हैं FADZ एंड OEBC अपोजिट जो सरफेसेस हैं उसके अलोंग जो फ्लक्स में चेंज होगा दैट इज इक्वल टू हमने इक्वेशन नंबर 6 के द्वारा लिख दिया है, जिसमें अब देखिए U3 है, A3, H2, H1। ठीक है, अब नेट फ्लक्स जो इमर्जिंग आउट हो रहा है बाय द होल वॉल्यूम एलिमेंट वो कितना हो जाएगा, हम तीनों को एडअप कर देंगे। ठीक है ना, कि phi इज इक्वल टू हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए जो हमारे पास आया है इसको हम क्या कर सकते हैं कि तीनों के लिए हमने यहां से निकाल लिया है इसको। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे
अब ये जो हमारे पास वॉल्यूम है, ठीक है, ये हमारे पास फ्लक्स निकल गया। अब वॉल्यूम क्या है इसके अंदर कि dv इज इक्वल टू h1 h2 h3 du1 du2 du3, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स हमारे पास जो आया है उसमें यदि हम इन क्वांटिटीज को dv की फॉर्म में लिख दें, यानी कि du1 du2 du3 जो हमारे पास आ रहे थे उनको अगर हम dv की फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास 1/h1 1/h2 और 1/h3 की जो है एडिशनल वैल्यू यहाँ पर आ जाती है। और फिर जो हमारे पास इसकी डेफिनेशन थी डाइवर्जेंस की, अगर हम उस डेफिनेशन के अंदर इसकी वैल्यू को लिखते हैं तो हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ ए जो है वो इस तरीके से निकल के आ जाता है। अब आपको पता लग गया होगा कि जो हमने पिछले लेक्चर में डाइवर्जेंस ऑफ ए की वैल्यू जो लिखी थी वो यहां से लिखी थी, इजी वैल्यू निकलती है। लेकिन एक बार जब तक आप अपने हाथ से करके नहीं देखेंगे आपको ये चीज क्लियर नहीं हो पाएगी कि वैल्यू हमने सही निकाली है या नहीं निकाली है, ठीक है। तो इसको याद रखने का तरीका यही है कि 1/h1 h2 h3। अब जो डेल वाली जो वैल्यूज हमने लिखनी है वो इस तरीके से लिखनी है कि नीचे u1 है तो a1 रहेगा, उसके बाद अगर अदर दो फैक्टर्स u2 के लिए a2 h3 h1 एंड u3 के लिए a3 h1 h2, ठीक है। तो डाइवर्जेंस ऑफ a निकल गया। अब देखिए ये निकला थ्योरेटिकल, ठीक है। थ्योरेटिकल मतलब कि हमने एक पैरेलल पॉइंट माना, उसके बाद हमने उसकी वैल्यू निकाली। लेकिन हम अगर यदि इसी डाइवर्जेंस ऑफ ए को मैथमेटिकली हम किस तरीके से निकालेंगे ऑपरेटर्स की फॉर्म में, तो उसके लिए हम रिलेशन देखना चाहते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ए एंड डेल डॉट ए के स्केलर प्रोडक्ट इनके बीच में, ठीक है। अब डेल ऑपरेटर हमने पहले निकाल लिया था, आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हम डेल ऑपरेटर निकाल के आए तो उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर हमने सबसे पहले वही रखी है कि E1 H1 डॉट डेल ओवर डेल U1 प्लस E2 अपॉन H2 डेल ओवर डेल U2 प्लस E3 अपॉन H3 डेल अप ओवर डेल U3, ठीक है। ये हमारे पास गिवन थी, पहले हमने निकाली थी। तो ग्रेड जो डेल फाई की वैल्यू थी तो सिंपली हम क्या करते हैं कि फाई को हम तीनों जगह लिख देते हैं और हमें डेल फाई की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। लेकिन अब इस वैल्यू में क्या होगा कि तीनों ही कंपोनेंट जो होते हैं वो अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है। जो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है उसमें तीनों ही कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे किसी तरीके से डिपेंड नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यदि हम एक दूसरे के रेस्पेक्ट में यदि हम डिफरेंशियल निकालेंगे तो वो 0 होगा। अब ये हमने क्यों आपको बताया कि यदि मान लीजिए कि डेल ओवर u1 अगर हमें निकालना है तो उसमें क्या होगा कि ये जो बाकी के दो फैक्टर है वो 0 हो जाएंगे, यानी कि डेल u1 इज इक्वल टू हो जाएगा E1 कैप अपॉन H1। तो E1 को हम यहां से क्या लिख सकते हैं H1 डेल u1, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 10 ए नाम दिया है। अब इसी के सिमिलरली अगर हम E2 कैप और E3 निकालना चाहें तो उनको हम निकाल सकते हैं। यहां पर देखिए बहुत कुछ चीजें हम निकालने वाले हैं, तो इसलिए आप अपने दिमाग में ये ना रखें कि हम ये क्यों निकाल रहे हैं, ये क्यों निकाल रहे हैं। हो सकता है कि हम जो भी वैल्यूज निकाल रहे हैं उनको हमें आगे यूज करना है, इसलिए तो हर एक पॉइंट को आप ध्यान से देखें कि हमने अब इसके बाद क्या निकाला है, ठीक है। एक बार के लिए हमने निकाली है E1 E2 और E3 की वैल्यूज इन दी फॉर्म ऑफ U1 U2 U3 यूनिट वेक्टर्स थे, ठीक है। अब ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं ये एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर होने की वजह से जो हमारे पास कर्ल की प्रॉपर्टीज हैं उसके अकॉर्डिंग हम E1 को लिख सकते हैं E2 क्रॉस E3, ठीक है। तो यहां से इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए E1 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं H2 H1 डेल U2 क्रॉस डेल U3, इक्वेशन नंबर 11 थे। सिमिलरली E2 एंड E3 की वैल्यूज भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब यानी हमारे पास इक्वेशन नंबर 10 और इक्वेशन नंबर 11 जो है वो E1 E2 E3 की ही दो फॉर्म्स हो चुकी हैं, ठीक है। अब दो फॉर्म्स होने के बाद हमने क्या किया कि हम एक वेक्टर लिया है जो कि है इस तरीके से E1
A1 प्लस E2 A2 प्लस E3 A3। अब इसका जो डाइवर्जेंस हमें निकालना है, यानी कि डेल ऑपरेटर जब हम निकालेंगे तो वो डेल डॉट ए स्केलर प्रोडक्ट यदि हमें निकालना है, क्योंकि हम इसी के साथ ही रिलेशन देखना चाहते हैं उसका, तो रिलेशन देखने के लिए हमारे पास क्या होगा, सिंपली इस तरीके से अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगा। अब फर्स्ट वाला देखिए, तो फर्स्ट वाले में यदि हम E1 की वैल्यू रखते हैं इन दी फॉर्म ऑफ U2 U3, ठीक है, तो यहां पर हमारे पास दो चीजें हो गई, एक तो हो गई ये वाली A1 H2 H3 और उसके बाद ब्रैकेट वाली जो कर्ल वाला फैक्टर है। तो यदि हम इसे मान लेते हैं एक स्केलर क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, तो यहां पर हम यूज करेंगे वेक्टर प्रॉपर्टीज का, जो हमने बहुत सारे जो नियम पहले हमने पढ़े हुए हैं, जब आपने वेक्टर पढ़े होंगे तो वहां पर हमने एक देखिए एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि डेल डॉट फाई इंटू बी स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी का यदि हमें स्केलर प्रोडक्ट लेना है डेल के साथ, तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखने के बाद हम फाई और बी की वैल्यूज अलग अलग लिख दें, तो इस तरीके से हमारे पास आ जाती है 14 इक्वेशन के द्वारा। एक बार अपने हाथ से करके देखोगे तो इजीली समझ पाओगे, कुछ भी नहीं है ज्यादा, कोई हमने सेम जो 13 में हमारे इधर वाला था उसको हमने इस साइड लिख दिया, जहां पर 5 आ रहा था हमने इनको लिख दिया, बी की जगह पे ये लिख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो इसकी वैल्यूज हैं वो क्या आ जाती है, इधर राइट हैंड साइड वाली चीज। अब राइट हैंड साइड जो हमने वैल्यूज निकाली है उसमें देखिए आप ये सेकंड वाला, तो सेकंड वाली टर्म जो हमारे पास है उसमें है डेल डॉट कट, तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसको C और सेकंड वाले को D मान लेते हैं। तो फिर अगेन वापस हम एक वेक्टर प्रॉपर्टी लगाएंगे जो प्रोडक्ट के लिए हमने पढ़ी हुई है, वो स्केलर एंड कर्ल के जो कॉम्बिनेशन के साथ जो प्रॉपर्टीज थी, तो डेल डॉट C क्रॉस D, तो D डॉट डेल क्रॉस C माइनस C डॉट डेल क्रॉस D। अब इसमें C और D की जगह हम इनकी वैल्यूज रख देते हैं U1 और U2। तो जहां पर हमें ये देखने को मिलता है कि यदि हम इस क्वांटिटी के अंदर देखें, इस U1 और U2 अपने आप में स्केलर है, लेकिन हम जब ग्रेडियंट निकालते हैं दैट विल बी वेक्टर। लेकिन अगर हम इस सेपरेट दोनों वैल्यूज को देखें तो एक जो प्रॉपर्टी है कि डेल क्रॉस डेल फाई इज इक्वल टू 0, तो वहां से इन दोनों की वैल्यूज हो जाएगी 0, ठीक है। इसका मतलब जो इक्वेशन नंबर 15 हमने ली थी उसमें ये जो लास्ट वाली टर्म है ये हो जाएगी 0, केवल हमारे पास आगे वाली टर्म ही इसकी वैल्यू की फॉर्म में मिलेगी कि डेल डॉट E1 कैप A1 इज इक्वल टू हमारे पास ये हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली अब हम किसको निकाल सकते हैं, बाकी की जो दो वैल्यूज हैं उनको भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहां से देखिए हमने क्या किया है कि ये जो वैल्यू आई है, यहां पर जो ये वैल्यू आई है इसको हमने इस तरीके से लिख दिया है, तो डेल डॉट, ठीक है, E1 की फॉर्म में जो बाकी का रिमेनिंग था हमारे पास जो डेल U2 क्रॉस डेल U3 था, तो यहां पर हमने इसको E1 की फॉर्म में जो हमने पहले निकाली थी 11A, अब आपको समझ में आ रहा है कि 11A से हम E1 की फॉर्म में इसको लिख देते हैं। यहां पर देखिए इक्वेशन नंबर 11A को हमने यूज किया है और यहां पर जो डेल डॉट E1 A1 को हमने E1 की फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। अब फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, ठीक है, तो यहां से देखिए जब हम डेल ऑपरेटर यहां से निकालना चाहते हैं, डेल ऑपरेटर हमारे पास है तो डेल ऑपरेटर की वैल्यू हमारे पास इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। तो डेल के बाद इस वैल्यू को हम इसमें लिखते हैं तो हमारे पास डेल डॉट E1 A1 की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अब देखिए वापस यहां पर हमारे पास E1 डॉट E1 E1 डॉट E2 एंड E1 डॉट E3
की वैल्यूज हमें मिल रही है। तो वापस हम लगाएंगे उन्हीं को ही प्रॉपर्टीज को जो हमने पिछले लेक्चर में भी लगाई थी, तो जिसकी वजह से हमारे पास अब फाइनली जो वैल्यू मिल जाती है डेल डॉट A1 की, दैट इज इक्वल टू दी फर्स्ट टर्म ओनली, कि जो फर्स्ट टर्म हमारे पास थी वो रह गई कि 1/H1 H2S3 डेल A1 A2 H2S3 अपॉन में डेल ओवर U1। ठीक है, तो इसी तरीके से सिमिलरली हम निकाल लेंगे डेल डॉट E2 A3 की वैल्यू सिमिलर फॉर्म में, और डेल डॉट E3 एंड A3 की वैल्यू। तो यहाँ पर जो 16 नंबर इक्वेशन है वो हमारे पास आ गई। अब देखिए ये किसके कंपोनेंट थे, डेल डॉट ए के, ठीक है, जो कि हमने पिछले अपने लिखे थे कि डेल डॉट ए इक्वेशन नंबर 12। तो इक्वेशन नंबर 12 में जब हम इन वैल्यूज को रखते हैं तो हमारे पास इन तीनों को हमने ऐड करके लिख दिया। अब देखिए जो हमारे पास ये इक्वेशन आई है दैट इज इक्वल टू द सेम वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस। तो इसका मतलब क्या है कि डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल्स टू दी डेल डॉट ए। ठीक है, तो ये दोनों ही जो वैल्यूज है वो सेम आती हैं, जिससे कि हमारा डाइवर्जेंस ऑफ ए को जो हमने एक अपने डेरिवेशन फॉर्म में निकाला था उससे हमारे पास इजी तरीका हो जाता है कि हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास वेक्टर हमें पता है, ए वेक्टर पता है, स्केलर फैक्टर्स उसके पता है, तो हम सिंपली डाइवर्जेंस ऑफ ए को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ था डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड के बारे में। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर है वो कर्ल के लिए पढ़ेंगे, सो आप मिस ना करें एक भी लेक्चर। आज अपने हाथ से इन्हें जरूर करके देखें। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप बिल्कुल बेझिझक होके मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग फर्दर वीडियोज।